कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही दिमाग, अपना ही मन हमारे कंट्रोल से बाहर है? अक्सर होता है। मैं एक सीए फाइनल की स्टूडेंट के बारे में सोच रही थी। एक बार फेल होने के बाद वो एक ही लूप में फंस गई। अच्छा। बस यही सोचती रहती है, काश मैं पहली बार में ही पास हो जाती, काश। ओ। तो यहाँ मसला सिर्फ फेलियर का नहीं है। नहीं। मसला है उन अनकंट्रोल्ड विचारों का हम्म, जो हमें वर्तमान में काम ही नहीं करने देते। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, मतलब हम सब कहीं ना कहीं इस जाल में फंसे हैं। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन यही है। हमारे पास जो ये ढेरों सोर्सेज हैं, इनके आधार पर हम एक ऐसा फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करेंगे जो हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से निकालकर राइट थिंकिंग की कला की तरफ ले जाए। चलिए, तो सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, ओवर थिंकिंग। क्या ज्यादा सोचना सच में बुरा है? क्योंकि जब मैंने ये सोर्सेज देखे तो मुझे लगा कि जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं या फिलोसोफर हुए हैं, हाँ, वो तो शायद हमसे कई गुना ज्यादा सोचते थे। बिल्कुल। तो असली प्रॉब्लम, जैसा सोर्सेज बताते हैं, ज्यादा सोचना ही नहीं। तो फिर क्या है? असली प्रॉब्लम है गलत सोचना। गलत सोचना। हाँ, रॉन्ग थिंकिंग। और सही सोच और गलत सोच में मतलब जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। गलत सोच हमारे विश्वासों पर, हमारे बिलीफ्स पर टिकी होती है। और ये बिलीफ ज्यादातर भ्रम होते हैं, इल्यूजन्स। किसी ने हमें कुछ बताया और हमने बस मान लिया। और सही सोच? सही सोच वास्तविकता पर, रियलिटी पर आधारित होती है। वो एकदम सीधी और क्रिस्टल क्लियर होती है। रियलिटी को किसी विश्वास की जरूरत नहीं होती। जैसे, क्या मैं यहां हूं, इसके लिए आपको कोई बिलीफ नहीं चाहिए। ये एक फैक्ट है। आपके सोर्सेज में एक बड़ा अच्छा उदाहरण था इसे समझने के लिए, भगवान वाला। हाँ, वो क्लासिक है। कि अगर कोई कहता है हाँ भगवान है, तो ये एक विश्वास है। एक बिलीफ है। और अगर कोई कहता है नहीं भगवान नहीं है, तो वो भी एक विश्वास ही है। एग्जैक्टली, वो भी एक बिलीफ ही है। तो फिर रियलिटी पर आधारित जवाब क्या होगा? मुझे नहीं पता। बिल्कुल पता नहीं। जिस पल आप ये कहते हैं, आप हर तरह के दिमागी संघर्ष से आजाद हो जाते हैं। सही है। क्योंकि बिलीफ्स पर आधारित सोच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। मेरी किताब कुछ कहती है, आपकी कुछ और। बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी तो चलता है। 24 घंटे। मन और बुद्धि के बीच में। सोर्सेस कहते हैं कि हमारा मन तो बस मजे की तरफ भागता है और मुश्किल काम से दूर। हाँ, उसकी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग ही यही है। उसे बस प्लेजर चाहिए। तो फिर इसे संभाले कैसे? इसे संभालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल है हमारे पास, बुद्धि, इंटेलिजेंस, या कह लें समझ। अच्छा। मन की फितरत है अनुभवों के पीछे भागना। उसे बस मजा चाहिए। जैसे एक सोर्स में उदाहरण है कि मन कर रहा है दारू पीऊं, तेज म्यूजिक चलाऊं और 200 की स्पीड पर गाड़ी भगाऊं। ये तो प्योर माइंड है। एकदम। और यहीं पर बुद्धि का रोल आता है। वो लगाम खींचेगी। हाँ, वो सही और गलत में फर्क करेगी। वो कहेगी, ठीक है, पीना है पी लो, नाचना है नाच लो, पर गाड़ी तुम नहीं चलाओगे। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। बिल्कुल। और सबसे कमाल की बात यह है कि बुद्धि मन से मतलब लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते। एग्जैक्टली। क्योंकि हमने उसे सही खुराक ही नहीं दी। बुद्धि का भोजन है सही जानकारी, फैक्ट्स, और मन का भोजन है एक्सपीरियंस, मजा। लेकिन अगर बुद्धि इतनी ही पावरफुल है, तो हम ज्यादातर समय मन के गुलाम क्यों रहते हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत अच्छा सवाल है। हम गुलाम इसलिए हैं क्योंकि बुद्धि को ट्रेन नहीं किया गया। उसे सही खाना नहीं मिला। पर उसकी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे वो माँ और प्रेमिका वाला उदाहरण है। हाँ, वो दिमाग हिला देने वाला उदाहरण है। कि फिजिकली देखे तो माँ और प्रेमिका दोनों एक शरीर हैं। फ्लैश एंड ब्लड, हाँ। लेकिन हमारी बुद्धि में, हमारी समझ में दोनों का रिश्ता इतना साफ साफ डिफाइंड है कि उस एक समझ की वजह से दोनों के प्रति हमारी भावनाएं, हमारे विचार, सब कुछ मतलब जमीन आसमान जितना अलग हो जाता है। सोचिए इस बारे में। मन के लेवल पर तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन बुद्धि में ये बात इतनी गहराई से बैठी है कि वो माँ है, कि मन की कोई औकात ही नहीं बचती उसके सामने। सही बात है। उस एक समझ से सब कुछ बदल जाता है। ये साबित करता है कि अगर कोई एक बात हमारी बुद्धि में उतर जाए, तो मन उसे चैलेंज कर ही नहीं सकता। तो ठीक है, ये जो हमारे दिमाग में 24 घंटे एक फिल्म चलती रहती है, ये विचार, ये असल में है क्या? जब मैंने आपके सोर्सेस को पढ़ा तो एक ऐसी बात सामने आई जो पूरा नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल। सोर्सेज हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। क्या? विचार यानी थॉट्स, वो कोई रहस्यमय चीज नहीं है, वो बस शब्द हैं।
शब्द? हाँ, लैंग्वेज। आप बिना शब्दों के सोच के दिखाइए, हो ही नहीं सकता। अरे हाँ। ये सिर्फ एक साइलेंट बातचीत है जो हम अपने आप से कर रहे हैं। वाओ। ये इतना सिंपल है कि इस पे कभी ध्यान ही नहीं गया। तो थॉट इज बेसिकली लैंग्वेज। और भाषा का असल मकसद क्या है? कम्युनिकेशन। बस जैसे एक पेचकस का काम है पेच कसना, वैसे ही भाषा का काम है कम्युनिकेट करना। ये बस एक टूल है। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस टूल का गलत इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। जब हम अतीत की किसी घटना के बारे में या भविष्य की चिंता के बारे में लगातार अपने मन में बड़बड़ाते रहते हैं, तो हम भाषा का दुरुपयोग कर रहे हैं। उससे कुछ बदलने वाला तो है नहीं। कुछ भी नहीं। ये तो वैसा ही हो गया जैसे प्यास लगने पर पानी पीने के बजाय बस पानी 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 चिल्लाते रहना। परफेक्ट उदाहरण है। हम सब यही करते हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं कि विचार केवल कम्युनिकेशन का एक टूल है, तो हम इसे तभी इस्तेमाल करते हैं जब किसी काम को करने, कुछ प्लान करने या कुछ सीखने की जरूरत हो। और जब कोई काम नहीं है तो विचारों की कोई जरूरत नहीं है। मन शांत। बिल्कुल, एक खाली कंप्यूटर स्क्रीन की तरह। इसी को थॉटलेस स्टेट कहते हैं। ये खालीपन नहीं है, ये एक पीसफुल स्टेट है। ये सारी बातें समझने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अब आते हैं असल जिंदगी पर। जब सच में गुस्सा आता है या किसी बात पे टेंशन होती है, तब क्या करें? क्या आपके सोर्सेज में कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं? नहीं, बिल्कुल है। फिलॉसफी बिना प्रैक्टिस के अधूरी है। तो पहली चीज है नेगेटिव इमोशंस, जैसे गुस्सा या नफरत। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि इन्हें दबा दो, कंट्रोल करो। सही बात है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि इन्हें दबाने से ये अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं। बेहतर है इन्हें एक सेफ आउटलेट दिया जाए। जैसे कि वो खाली कमरे में चीखने वाली बात, ये सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। क्या ये वाकई काम करता है? इसके पीछे कैथार्सिस का प्रिंसिपल है। जब हम गुस्से जैसी पावरफुल इमोशन को दबाते हैं, तो वो एनर्जी हमारे सिस्टम में फंस जाती है, एक जहर की तरह। बिल्कुल। उसे फिजिकली रिलीज करने से वो एनर्जी बाहर निकल जाती है। आप चीखें या तेज म्यूजिक पर डांस करें, दौड़ें, तकिए को पीटें, मुद्दा बस उस दबी हुई भावना को एक हार्मलेस तरीके से बाहर निकालना है। ठीक है, ये समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की। मान लीजिए मेरी किसी से लड़ाई हो गई, अब मैं अंदर ही अंदर जल रही हूँ, उसका क्या हल है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। क्या? हमारा काम दूसरों का मन साफ करना नहीं है, हमारा काम है अपना मन साफ रखना। मतलब? अगर गलती आपकी थी तो बिना ईगो के जाकर माफी मांग लीजिए, बात खत्म। लेकिन अगर सामने वाला माफ ना करे तो तब तो वो बात दिमाग में घूमती रहेगी। यही तो असली परीक्षा है। आपने अपनी तरफ से अपना मन साफ कर लिया। हाँ। अब वो माफ करता है या नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आपको खुद को माफ करके आगे बढ़ना है। हम अक्सर दूसरों से अप्रूवल का इंतजार करते रहते हैं और खुद को सजा देते हैं। अपना मन साफ करो और आगे बढ़ो। ये बहुत पावरफुल आइडिया है, अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर ले आना। हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने मन पर है, दूसरों के पर नहीं। इसी से जुड़ा एक और पहलू है दर्द का। हम सब इससे भागते हैं। आपके सोर्स में एक डेंटिस्ट का बड़ा कमाल का उदाहरण है। हाँ, जब डेंटिस्ट दांत निकालने लगता है तो मन चीखता है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो आप उस सेंसेशन को सिर्फ एक सेंसेशन के तौर पर देख सकते हैं, बिना दर्द का लेबल लगाए। मतलब दर्द को सिर्फ एक फिजिकल सेंसेशन की तरह ऑब्जर्व करना, उसे बुरा या तकलीफ देकर टैग दिए बिना। एग्जैक्टली। आप बस उसे देख रहे हैं। आपकी बुद्धि को पता है कि ये प्रक्रिया आपके भले के लिए जरूरी है। भले ही मन को ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मन तो बस प्रेजेंट मोमेंट का प्लेजर या पेन देखता है, बुद्धि पूरी बिग पिक्चर देखती है। और ये प्रैक्टिस इमोशनल पेन के लिए भी काम करेगी। उतनी ही कारगर है। जब दिल दुखता है तो उस फीलिंग को भी बस एक सेंसेशन की तरह देखो, बिना उसके साथ जुड़ी कहानी में बहे। ये मुश्किल होगा, लेकिन पॉइंट समझ में आ रहा है। आपके सोर्सेज जीवन के 3 तरह के अनुभवों की भी बात करते हैं। हाँ, मोटे तौर पर हमारी जिंदगी में 3 ही तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। पहला, जब कुछ बहुत अच्छा होता है और हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तब होश नहीं खोना है। बिल्कुल, संतुलन बनाए रखना है। दूसरा, जब कुछ बहुत बुरा होता है, तब तुरंत रिएक्ट करने के बजाय होशपूर्वक देखना है और फिर डिसाइड करना है कि क्या एक्शन लेना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है न्यूट्रल स्टेट। वो समय जब जिंदगी बस नॉर्मल चल रही होती है, न कुछ बहुत अच्छा न कुछ बहुत बुरा। हमारा 90% से ज्यादा जीवन तो इसी में बीतता है। और हम इसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। हम या तो अगले हाई का इंतजार कर रहे होते हैं या किसी पुराने लो के बारे में सोच रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और असली कला इसी न्यूट्रल स्टेट में खुश रहना सीखना है।
जब आपको अपनी सुबह की चाय में, अपने काम में, एक शांत शाम में खुशी मिलने लगे, तब आप सही मायने में आजाद होते हैं। तब आपकी खुशी बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। बिल्कुल, आप अंदर से खुश रहना सीख जाते हैं। तो आज की पूरी बातचीत को अगर समेटें तो पहला पॉइंट, असली प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग नहीं, रॉन्ग थिंकिंग है। दूसरा, इसका सलूशन मन को बुद्धि से कंट्रोल करने में है। और बुद्धि को सही जानकारी से ट्रेन करना होगा। तीसरा, विचार असल में सिर्फ भाषा है, एक टूल। और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इस चर्चा को खत्म करने के लिए मैं गहरी अवधारणा का जिक्र करना चाहूंगा, जैसे सोर्सेज साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। अंदर की खामोशी की आवाज। हाँ, ये वो स्थायी, कभी ना बदलने वाली अवेयरनेस है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। विचार, भावनाएं, अनुभव, ये सब तो बस बादल हैं जो आते जाते रहते हैं। और ये खामोशी आसमान की तरह हमेशा मौजूद रहती है। हमेशा। इसे समझने के लिए एक्टर और रोल वाली एनालॉजी भी बहुत पावरफुल है। हाँ, कि हम सब असल में एक एक्टर हैं जो जीवन में कोई ना कोई भूमिका निभा रहे हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पिता। और हम उस भूमिका में इतने खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हम एक्टर हैं, भूमिका नहीं। बिल्कुल, जब एक एक्टर ये याद रखता है कि वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है, तो वो उस रोल के सुख दुख से पर्सनली अफेक्ट नहीं होता। वो अपनी एक्टिंग और बेहतर तरीके से कर पाता है। ठीक उसी तरह जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सिर्फ एक रोल निभा रहे हैं, तो हम जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान हुए बिना अपना हर काम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो आज की चर्चा हम इसी एक अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं। मानवता की समस्या ये नहीं है कि हम सीमित या छोटे हैं। समस्या ये है कि हम असीम रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन हमने खुद को एक छोटी सी पहचान में कैद कर लिया है और ये भूल गए हैं कि हम वास्तव में कौन हैं।